मैंने बताए भी थे शायद। डिस्कशन करना था आज मॉड्यूल का। ठीक है, मॉड्यूल निकाल लीजिए। एक्सरसाइज फर्स्ट। एक्सरसाइज फर्स्ट। पहले 1 से लेकर 23 तक की बात कर चुके हैं। अब 23 से आगे बताएं आप। एक्सरसाइज 1 में 23 से लेकर 50 तक। 23 से लेकर 50 पेज पलटना है। 50 तक। 24 दिखाना। 24 की शक्ल। 24 में सीधी सी बात है कि अननेसेसरी आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ई एस इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी, ये इंड्यूस ईएमएफ का फॉर्मूला है। क्वेश्चन 24 की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन ने क्लियर ये बोल दिया है कि कांस्टेंट रेट से करंट को चेंज किया जा रहा है। कौन सा रेट से? कांस्टेंट रेट से। तो कांस्टेंट रेट से करंट चेंज किया जा रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो गया? कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट हो गया है। और एल क्या वेरिएबल है, कांस्टेंट है? कांस्टेंट। तो ईएमएफ क्या आएगा? तो करंट कांस्टेंट रेट से चेंज करने से ईएमएफ कांस्टेंट आएगा, और ईएमएफ कांस्टेंट रहेगा तो करंट इंड्यूस होगी वो भी कांस्टेंट रहेगी। हाँ, बस उसका नेचर अपोजिंग रहेगा, ये बात सही है। तो कांस्टेंट इंड्यूस करंट होगी बट अपोजिंग नेचर वाली होगी। अगला बताइए कौन सा बोला था? 31 जो क्वेश्चन है इसमें 16 आपने किया ही होगा, और कईयों को डाउट थोड़ा सा आया होगा। लास्ट स्टेज तक पहुंच गए आप। उसके बाद वो जो सोल्व किया ना आपने, वो लॉग ई बेस था। लॉग ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और जैसे आप 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो लॉग 10 बेस 10 बन जाता है, और लॉग 10 बेस 10 का वैल्यू तो 1 ही होता, तो आंसर 2.3 आएगा सीधा। लॉग ई बेस को 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए 2.3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 2.3 सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। 25 कहाँ है? 25 वाला जो क्वेश्चन है इसमें ये क्लास में कर लिया अपन ने क्वेश्चन ऐसा। 25 जैसा क्वेश्चन क्लास में किया हुआ है, जरा देखें, सब सोचें। इसमें एनर्जी 1/4 की बात आ रही है। स्टोर्ड एनर्जी 1/4, तो U इक्वल टू हाफ एल आई स्क्वायर। तो आई स्क्वायर प्रोपोर्शनल U, यानी कि आई प्रोपोर्शनल रूट U, यानी कि एनर्जी 1/4, तो करंट कितना? 1/2। तो करंट के हाफ होने का टाइम यानी कि हाफ लाइफ टाइम। और बताइए अगला क्वेश्चन 36। पहले 36 पूछा गया है। 36 क्वेश्चन में देखो ये है कि टाइम कांस्टेंट हमें गिवन है। बताना कितना दिया? पहला ये दिया गया। फिर बोला है कि सीरीज में एक रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया 90 ओम का, तो ये चेंज होगा, कितना रह गया? 0.5, 10⁻³ तो L अपॉन R का वैल्यू पहले दे दिया गया है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि सीरीज में 90 ओम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दिया जाए, तो अब टाइम कांस्टेंट इतना हो गया है। तो 90 ओम कनेक्ट कर दिया हमने, तो L अपॉन R प्लस 90, ये टाइम कांस्टेंट हो गया है। सबको आ रही बात समझ में? तो अब दो इक्वेशन बन गई है, दो अननोन है, इजिली सोल्व कर सकते हैं। आप चाहे तो यहां से L का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ R फाइंड करके यहां पुट कर दे, तो R वाली इक्वेशन बच जाएगी, फिर सोल्व कर लेंगे, आ जाएगा। ठीक है, और बताएं। 33 क्वेश्चन में क्या होगा? सर रेजिस्टेंस में करंट पूछा गया है। ड्यूरिंग 0.1 सेकंड कॉइल करंट इंक्रीजेस फ्रॉम 1 to 1.5 एम्पियर। इंडक्टेंस कॉइल 60 माइक्रो हेनरी है। इंड्यूस करंट I इक्वल टू E बाई आर। तो पहले E निकालना है। E इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। आई इक्वल टू तो E बाई आर तो आप लिखेंगे ही, लेकिन पहले E भी तो चाहिए आपको। तो E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी।
DI मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, क्योंकि यहाँ करंट की दो ही तो वैल्यू हमें दे रखी है, तो मतलब ये डेल्टा आई है वास्तव में, तो डेल्टा आई अपॉन डेल्टा टी, तो फाइनल करंट माइनस इनिशियल करंट पर डिवाइड बाय टाइम करके इंडक्टेंस गिवन है ई आ जाएगा, ई अपॉन आर से आई आ जाएगा। और बताएं कितना, हाथ उठा के बोले किधर से। 43। 43 जो क्वेश्चन है, ये भी कुछ लोगों का डाउट रहता है। 43 में क्या है देखो, बोला कि टू कोएक्सियल कॉइल्स हैं, दोनों कॉइल्स ऐसे रखी हुई हैं या लूप जो भी कहा जाए ऐसा रखिए। अब बोला कि एक में सेल को कनेक्ट किया है, तो जैसे ही सेल को कनेक्ट करेंगे तो करंट उसमें ग्रोथ होगा उस कॉइल के अंदर। तो या तो क्वेश्चन सिंपल बोला कि सेल कनेक्ट किया, या क्वेश्चन ये बोल दे कि स्विच को ऑन किया है, दोनों में यही होगा, करंट इनिशियली ग्रोथ होगा। तो जैसे करंट ग्रोथ होगा तो करंट ग्रोथ होने की वजह से फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स इंक्रीज होगा दूसरे वाले का, तो दूसरे वाला रिपेल करेगा। तो बैटरी जोड़ते ही या सेल जोड़ते ही रिपल्शन आएगा। अगला बताएं, अप टू 50 में। नेक्स्ट 50 से आगे लास्ट तक 51। 51 वाला जो क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या बोला है कि की को ओपन करने की बात की जा रही है। ओपन करने के बाद फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करने को बोला जा रहा है। तो ओपन करने पर फाइनली करंट डिक्रीज ही होगी, और करंट जब डिक्रीज होगी तो डिक्रीज के अकॉर्डिंग ही हमें थिंक करके आंसर निकालना है यहाँ पर। तो इसमें पहले जो डायग्राम दिया हुआ है, सोलोनॉइड वगैरह बना के दिया हुआ हमें, वो कुछ इस तरह से है कि करंट इस तरह से जा रही है, इसमें ये करंट जा रही है, ये बैटरी लगा रखी है, तो बैटरी से हमें देखना कि करंट का डायरेक्शन क्या है। ये बैटरी है तो करंट ऐसे जाएगी यहां से, फिर ऐसे जाएगी, तो ये क्या बन गया एन, और ये बन जाएगा एस। ठीक है। अब जब ओपन किया ना की को, तो ओपन करने की वजह से करंट डिक्रीज होगी, और करंट डिक्रीज होगी तो पास वाले का फ्लक्स भी डिक्रीज होगा, जो भी यहाँ पे कोयल रखी हुई है उसका फ्लक्स डिक्रीज होगा। तो इंड्यूस करंट अट्रैक्शन से या रिपल्शन से, फ्लक्स डिक्रीज होने पर अट्रैक्शन, अट्रैक्शन से इंड्यूस करंट आएगी। तो अट्रैक्शन से इंड्यूस करंट आएगी तो यहाँ एस है, तो यहाँ क्या बन जाएगा एन, और यहाँ पर एस, एन के अकॉर्डिंग फिर उसमें करंट फ्लो होनी है। यहाँ पर बस टर्न का सेंस कुछ इस तरह से, अभी ये टर्न को इस तरह से वाइंड कर रखा है, ये सिचुएशन है। तो देखिए ये एन है ना इधर की ओर, तो थंब को रखा है एन की ओर, और फिंगर्स जो जाएंगी ऐसे रहेंगी, इस सोलेनॉइड को होल्ड करने के हिसाब से जो फिंगर रहेंगी ये करंट के डायरेक्शन को बताएंगे। तो थंब इधर की ओर रखा एन की तरफ, और ये फिंगर्स करंट बताएंगे। तो ये करंट यहां से जाती हुई ऐसे होकर के आएगी, ये करंट यूं जाएगी। और जब करंट इस तरह से जा रही सर्किट में, तो ये यहां बताना में कि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो ये कैसा सेंस हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, या एंटी क्लॉकवाइज ऑप्शन में नहीं इस तरह से, तो जो L2N वगैरह लिखा है वैसे दे सकते हैं, क्योंकि की को ओपन कर दिया ना। हाँ पहले तो कनेक्ट ही है, फिर ओपन किया की को। टी जब भी इंड्यूस करंट का डायरेक्शन वगैरह या करंट का डायरेक्शन देखना है तो एक इंस्टेंट पे नहीं देखा जाता, क्योंकि एक इंस्टेंट पे तो चेंज ही नहीं होगा ना कुछ भी, तो डेफिनेटली थोड़ा सा ड्यूरेशन कंसिडर करना पड़ता है। यहाँ भी ओपन कर दिया ना, तो ओपन करने के बाद फाइनली क्या हो रहा है, डिक्रीज ही हो रही है, तो उसके अकॉर्डिंग ही आएगा। जैसे इससे पहले क्वेश्चन की बात की थी कि बैटरी को जोड़ा या सेल को जोड़ा या स्विच ऑन किया, उस पर फिर इंड्यूस करंट का डायरेक्शन पूछ रहा है। तो हमने ये स्टडी किया हुआ कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं उस इंस्टेंट पे तो करंट ही जीरो होती है। तो वास्तव में वहां पर सेल जोड़ना या स्विच ऑन करने के लिए हमें करंट ग्रोथ से आंसर निकालना है, इंड्यूस करंट का, क्योंकि इंड्यूस करंट आएगी तभी डायरेक्शन, तभी तो बता पाएंगे अपन। तो यहां पर ओपन की बात हो रही है तो डिक्रीज से ही आंसर निकालना है कि करंट डिक्रीज होगी। और बताइए 71। 71 वाला जो क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ इंड्यूस बिटवीन एंड्स ऑफ द रॉड हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। तो हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर कंसेप्ट लगाना है। ओमेगा डायरेक्ट नहीं दिया है, ये 50 रिवोल्यूशन पर सेकंड दिया ना, ये फ्रीक्वेंसी है। ओमेगा क्या होता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ से ओमेगा आ जाएगा। बता दें फटाफट फटाफट से। 77। 77 दिखाइए आप।
77 वाला क्वेश्चन भी कई स्टूडेंट पूछ लेते हैं, हालांकि इस पे भी पूरा डिस्कशन हमने किया है क्लास में। एक बार फिर ध्यान से देख लें कि इस रोड को ऐसे मूव किया जाना है, यहाँ क्रॉस वाला बी है, ये रेजिस्टेंस आर है। तो जैसे इसको इधर की मूव करा रहे हैं, इसमें इंड्यूस करंट का डायरेक्शन दो तरह से फाइंड कर सकते हैं अपन। एक तो फ्लक्स कटिंग वाला कंसेप्ट से कि रॉड इधर जा रही है, ये फील्ड ऐसा है, तो ये हाई पोटेंशियल बन गया और ये लो पोटेंशियल बन गया। इस कंसेप्ट से भी इंड्यूस करंट इस लूप में मिल जाएगी। तो करंट हाई से लो पोटेंशियल की ओर इस तरह से फ्लो हो जाएगी। ये करंट का डायरेक्शन आ गया। अब करंट का डायरेक्शन हमें पता चल गया है कि इंड्यूस करंट इस तरह से है। तो अब ये करंट कैरिंग वायर है ना, इन मैग्नेटिक फील्ड, करंट कैरिंग वायर इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फोर्स लगता है। तो ये करंट, ये अब मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन इस वायर पर फाइंड करना चाहता हूं। ऐसा वायर जो एक्सटर्नल फील्ड में है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन फाइंड करना है। करंट है, फील्ड है, फोर्स है, ये मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन आ गया। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन पता लग गया हमें। तो ये क्या करेगा, मैग्नेटिक फोर्स स्पीड को बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा, डेफिनेटली घटाएगा स्पीड को। तो v डिक्रीज होगा, स्पीड डिक्रीज होगी यहाँ पर, ऐसा कह सकते हैं अपन। सबको आगे बात समझ। और इसी इंड्यूस करंट को हम ऐसे भी तो निकाल सकते हैं बिना हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल पता है कि, बताओ कैसे कैसे निकाल सकते हैं कि ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात ना करके सीधा फाइंड करना चाहते हैं अपन। इंड्यूस करंट का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? आप बताइए कैसे फाइंड कर सकते हैं हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल की बात किए बिना इंड्यूस करंट का डायरेक्शन कैसे फाइंड कर सकते हैं? फ्लक्स से, लेंज लॉ से, कि इंक्रीज तो इनवर्स, डिक्रीज तो सेम। तो यहां पर रोड को इधर ले जा रहे हैं ना, तो रोड इधर ले जाने की वजह से फ्लक्स बढ़ रहा है कि घट रहा है? क्योंकि ये बी तो सब जगह एक जैसा ही है, तो एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है। तो कौन सा वाला, क्रॉस वाला। क्रॉस वाला इंक्रीज तो डॉट वाली करंट, तो डॉट वाली करंट मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आ जाएगी। तो ये एंटी क्लॉकवाइज तो बना रखी हमने, पहले से बना रखी, दोनों वे में हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्पीड तो डिक्रीज होगी इसकी। हाँ, अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना चाहें तो क्या करना पड़ेगा हमें? कांस्टेंट वेलोसिटी क्या करना पड़ेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। किधर की ओर? इधर की ओर। कितना वैल्यू का? एफ के बराबर वैल्यू का। BIL ये फोर्स होगा, तो BIL में आई का वैल्यू पुट करके फाइंड कर रखा अपन ने, सारा डिस्कशन वही है। और फोर्स लगाना पड़ेगा तब कांस्टेंट वेलोसिटी रहेगी, तो F इंटू बी से फिर क्या फाइंड करते हैं? पावर, मैकेनिकल पावर जो दी जाती है वो, उसी से फिर इलेक्ट्रिक एनर्जी आती है, फिर उसी से हीट की फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो मैकेनिकल पावर फिर थर्मल पावर में कन्वर्ट हो जाती है। अगला बताइए। सेवेंटी एट क्वेश्चन वही पीरियोडिक EMI पर बेस्ड है, जिसमें अपन समझ चुके हैं कि जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो EMF जीरो होता है, और जब EMF जीरो होता है तो फ्लक्स मैक्सिमम होता है। इस लॉजिक से आंसर निकालना। तो ऑप्शन पढ़ने से पता लग जाएगा फिर क्या सही है क्या गलत है। और कोई बाकी तो फटाफट से बोल दीजिए, अदरवाइज एक्सरसाइज सेकंड पा जाते हैं अपन। 82 भी पूछा गया एक, क्वेश्चन नंबर 82। 82 में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताना, तो अभी जो कंसेप्ट लगाया उनमें से कुछ भी आप लगा सकते हैं, दो कंसेप्ट के बाद। इनवर्ड आ रहा है तो क्या दिक्कत, इनवर्ड आ रहा था फिर इनवर्ड आ जाएगा। नहीं आ रहा क्या इनवर्ड? इस पर करंट का डायरेक्शन कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज, जैसे यहाँ भी तो एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस वाला है तो आएगा क्रॉस वाला। मत लिखा ना वर्टिकल डाउनवर्ड, पेन ऑफ पेपर हॉरिजेंटल है ये, इसलिए डाउनवर्ड कहेंगे उसे हम। भाई अब वैसे एग्जिट कहा जाए तो प्लेन ऑफ पेपर के परपेंडिकुलर इनवर्ड, ऐसे लैंग्वेज होना चाहिए था। अब यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड बोल दिया तो वो भी सीखेंगे कि हमारा प्लेन ऑफ पेपर हॉरिजेंटल है, इसलिए वर्टिकल डाउनवर्ड इन ऑप्शन में से सबसे बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा, गिवन ऑप्शन में से। 65 जो क्वेश्चन है इसमें, इन ट्रांसफॉर्मर पावर ऑफ सेकेंडरी कॉइल इज, स्टेप अप स्टेप डाउन से फर्क नहीं पड़ता, ये बात पहले कह चुके हैं अपन। तो जिस तरह की कंडीशन दे रखी फिर आंसर निकालो, या तो इक्वल कंसिडर करना है और रियल ट्रांसफॉर्मर तो फिर सेकेंडरी में पावर लेस हो जाएगी।
तो ऑप्शन से पता लग जाएगा। जो कंफ्यूजन होता है इसी से होता है कि स्टेप अप तो पावर ज्यादा हो गया, क्या नहीं हुआ। स्टेप अप या स्टेप डाउन से पावर पे फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक्सरसाइज सेकंड पे आ जाए। एक्सरसाइज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 2। ऐसा क्वेश्चन क्लास में कर चुके हैं और उस टाइम मैंने इस बारे में बताया भी था कि मॉड्यूल में क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या करना है नहीं करना सब बताया था। इतना सा फर्क था कि डिस्टेंस में चेंज है। वहां डिस्टेंस डायरेक्ट x और x प्लस ए था, यहां पर डिस्टेंस क्या होगा, x माइनस ए बाई टू एंड x प्लस ए बाई टू। क्वेश्चन याद तो आ रहा है ऐसा किया जो, बस उसमें पुट करके आप आंसर ला सकते हैं। और इसमें तो पूरा वैल्यू भी नहीं पूछा, किसके प्रपोजेंट ये बताना है, तो वो सॉल्व करेंगे तो पता लग जाएगा। हाथ उठा के बोले फटाफट। 16 क्वेश्चन नंबर जो 16 है इसमें T0 की बात की जा रही है। तो T0 पर जो L है वो तो क्या बन जाएगा, ओपन बन जाएगा, उस ब्रांच में करंट ही नहीं जाएगी। मतलब जो टाइम दिया उसके अकॉर्डिंग ही हमें सोल्व करना है। ऐसा नहीं डायग्राम थोड़ा दिख रहा कॉम्प्लिकेटेड सा, क्या करें हम। तो पहले जो कंडीशन थी उसके बारे में थिंक करेंगे। T0 है मतलब वहां L ओपन होगा, तो करंट नहीं जाए तो करंट कहाँ जाएगी, R 2R और R मतलब 4R रेजिस्टेंस हो गया, बाकी पार्ट हट गया उसका, तो I इक्वल टू E/4R। एक्सरसाइज थर्ड में आ जाए। यस, एक्सरसाइज थर्ड। एक्सरसाइज थर्ड में क्वेश्चन थर्ड अगर आपने वास्तव में सॉल्व किया है, अगर आपने सॉल्व किया है तो आप यहां तक पहुंच गए होंगे, नहीं किया तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। तो इतना तो सोल्व कर लेते हैं कई लोग। कुछ अगर आगे बढ़ेंगे तो भी पूरा भी हो जाएगा, इतना कर लिया तो। कुछ इसके बाद अटक जाते हैं, सर आंसर नहीं मैच कर रहा हमारा, तो थोड़ा आगे सोल्व तो करें, इसको क्यों नहीं मैच करेगा। इसके बाद देखिए ये हो गया 1/1 - 1/(e²), क्योंकि ये स्टेप तो इजीली आ जाती है। वो टाइम पुट किया दोनों बार, दो इक्वेशन इक्वेशन वही है, तो टाइम पुट करते ही दोनों रेशियो पूछा गया तो ये तो इजीली आ जाता है। इसके बाद ये काम करें, 1/e² हो गया, एलसीएम ले लिया तो ये ऊपर चला जाएगा, e² - 1 बनेगा, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अभी सेकंड की तो बात, अच्छा कौन सा है इसमें सेकंड। सेकंड वाला क्वेश्चन में क्या हो रहा है, देखो इसमें केवीएल लगाना है, और केवीएल कब लगाना है, t=0 के लिए बात की। जो भी इसमें डेटा पुट करेंगे t=0 के लिए पुट करना है। देना एक मिनट, ये इसमें जब डेटा हमें पुट करना है तो एक बार इक्वेशन लिख देता हूं मैं, द वैल्यू ऑफ वी ए माइनस वी बी। वीबी से स्टार्ट करते हैं अपन, सबसे पहले लिखा मैंने वीबी, फिर कितना लिखूं, क्या लिखूं, अरे देख रहे हैं सब क्वेश्चन को, -10 आएगा। उसके बाद फिर इंडक्टर आ गया, अच्छा करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं क्योंकि इसमें करंट का डायरेक्शन गिवन है, तो अब इंडक्टर के लिए क्या लिखूं, +L/di/dt। फिर क्या आएगा, +IR = VA। इसको देख लो एक बार, इक्वेशन जो लिखा है इसमें कोई दिक्कत लग रही है क्या, क्योंकि करंट का डायरेक्शन जो मेंशन कर रखा है उसके अपोजिट हम गए हैं, तो करंट के अपोजिट जाने पर प्लस साइन लगेगा इन दोनों के लिए, और बैटरी के लिए बाद वाला साइन लगाते हैं। और शुरुआत ऐसे करते हैं कि जो फर्स्ट वाला पॉइंट होता है उसका पोटेंशियल लिखते हैं, अलग अलग एलिमेंट का पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू लास्ट वाला जो पॉइंट है उसका पोटेंशियल लिखा जाता है। अब वैल्यू पुट करना है हमें, t=0 पर फाइंड करना है, तो ये तो फिक्स है ही 10। इसकी बात करते हैं, di/dt फाइंड किया, तो di/dt का वैल्यू हो जाएगा, ये डिफरेंशिएशन करना है, कितना आ गया 2। इसमें तो कुछ पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 2 आ गया di/dt का वैल्यू। दूसरी बात, यहां करंट पुट करना पड़ेगा हमें। जब करंट पुट करना पड़ेगा तो t=0 पर करंट I = t+2 है ना, तो t=0 पुट किया तो I कितना बन जाएगा 2। तो I की जगह भी आपको 2 पुट करना है, di/dt भी 2 पुट करना है। बाकी जैसा गिवन है उसमें पुट करके सॉल्व करेंगे, आ जाएगा। आगे बात समझ में, अगला बोल दीजिए। बिगनर बॉक्स के अंदर, बिगनर बॉक्स पहले कहां तक हो गया था, 1 2 हो गया था शायद, 1 2 3 हो गया था क्या, 3 भी हो गया था, 3 भी हो गया था। बिगनर बॉक्स 4 से स्टार्ट कर देना।
बिगनर बॉक्स 4 से स्टार्ट करते हैं। बिगनर बॉक्स 4, नो डाउट। 5 पे जाए, चलो। अगर सॉल्व किया है, डाउट हो तो फटाफट बोल दीजिए, इतना क्या सोचना उसमें। बिगनर बॉक्स 5 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए उसमें सॉल्व करने वाला काम ज्यादा नहीं करना है, उसमें कुछ रिजल्ट याद रखने हैं अपन को। सीधा सीधा कैसे याद रखना है, जैसे एक तो याद है ही, लेमडा इज इक्वल टू क्या था, एल बाई आर। तो लेमडा क्या है, ये टाइम है या क्या है, टाइम है, यानी कि एल अपना टाइम के बराबर, ये तो इजीली पता है। आगे जब आप स्टडी करेंगे अबाउट कैपेसिटर, तो टी इक्वल टू आर सी वहां आता है, या वहां का जो टाइम कांस्टेंट जो भी कहें, लेमडा कहें या टो कहें, तो ये भी ये टाइम के बराबर होता है आरसी। और ऐसी चैप्टर जब स्टडी करेंगे तो वहां पर फ्रीक्वेंसी एफ इक्वल टू 1/2 पाई रूट एल सी। तो ये जो रूट एल सी है ये टाइम के बराबर हो जाएगा, तो ये भी टाइम को ही इंडिकेट करेगा। तो ये आरसी टाइम है, एल अपॉन आर टाइम है, और ये रूट एल सी टाइम, मतलब ये रिजल्ट सीधा याद रखना है। और अभी नहीं तो याद कोई दिक्कत नहीं है, अपने आप आगे याद हो जाएंगे, तो अलग से कोशिश नहीं करना याद करने की, क्योंकि ये फॉर्मूले सब काम आएंगे ही आगे, इजीली याद रह जाएंगे। तो अभी दिक्कत है तो छोड़ भी सकते हैं, और आगे फिर इजीली याद रहेंगे। अगला बताएं, बिगनर बॉक्स 5, 6। बिगनर बॉक्स 6, बिगनर बॉक्स 8, लास्ट क्वेश्चन। लास्ट टर्न पे कुछ हिंट दिया था शायद इसका मैंने, उसको अप्लाई नहीं किया शायद आपने। कि पहले वाले में था कि फर्स्ट ऑप्शन करंट ग्रोथ से सोल्व करना है, सेकंड ऑप्शन करंट कांस्टेंट सोल्व करना है, और थर्ड वाला करंट डीके से सोल्व करना है। बस ये लॉजिक लगाना है, क्योंकि हालांकि बोला उसमें यही है जो थोड़ी देर पहले बोल चुका हूं बात में, कि जस्ट आफ्टर स्विच ऑन या जस्ट की क्लोज। तो देखने में लग रहा है कि एक इंस्टेंट की बात हो रही, टी इक्वल टू 0, पर टी इक्वल 0 पर क्या करंट फाइंड करेंगे अपन, तो थोड़ा इंटरवल लेना पड़ेगा। तो करंट ग्रोथ से पहला सोल्व करना है, बी वाला कांस्टेंट करंट के लिए, सी वाला करंट डीके के लिए सोल्व करना होता है। नेक्स्ट, बिगनर बॉक्स के अंदर कोई 7 वाले में डाउट हो कोई, बिगनर बॉक्स 7, हाथ उठा के बोलें फटाफट। बिगनर बॉक्स 7 क्वेश्चन नंबर 5 दिखाना। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, इसमें ये बोला गया है कि एक लूप है जो फील्ड के अंदर एंटर करना है, और फील्ड के अंदर एंटर करा तो दो टाइम दे दिए, एक तो टी 2 सेकंड और एक 10 सेकंड। तो 2 सेकंड पे तो वो एंटर कर ही रहा है, और 10 सेकंड पे कंप्लीटली फील्ड के अंदर ही रह जाएगा वो। तो फील्ड के अंदर जब रहेगा कंप्लीटली, तब फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, यूं भी कह सकते हैं, या दोनों रोड पर ईएमएफ आ जाएगा बराबर वैल्यू का, बीवीएल बीवीएल। तो 10 सेकंड पे तो जीरो ही आ जाएगा। और इस बात का पता कैसे चल रहा है कि वो कंप्लीट अंदर चला गया फील्ड में, उसकी स्पीड से पता लग रहा है। स्पीड 1 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया हुआ है, तो मतलब 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर चल रहा है, तो 2 सेकंड में 2 सेंटीमीटर चलेगा। ये दिया ना 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो इस तरह से कह सकते हैं कि उसकी लेंथ जो दे रखी 5 सेंटीमीटर है, तो 2 सेकंड में उस टाइम वो एंटरिंग वाली कंडीशन में है। तो जब एंट्रिंग वाली कंडीशन इक्वेशन शायद हमने पहले किया भी था, जैसे ये फील्ड की बाउंड्री है, इधर फील्ड है, और लूप यहां से स्टार्ट होकर सपोज इतना यहां तक गया है, तो अभी ये वाला जो हिस्सा है ना, केवल इसी पर ईएमएफ आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा, इस पे नहीं आएगा। तो इसका अगर डायग्राम बनाए फाइनली अपन, तो ऐसे कर सकते हैं, एक सेल की तरह ऐसे काम करेगा। ये हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, इसकी वजह से करंट इस सर्किट में आ जाएगी। और जैसे ही पूरा ही फील्ड में चला जाएगा, जब यहां रहेगा ये, तो उस कंडीशन में ऐसे बन जाएगा कि यहां पर भी ईएमएफ आ जाएगा और यहां भी आ जाएगा, तो पूरे लूप में नेट ईएमएफ 0 हो जाएगा। तो बीवेल वाले कंसेप्ट से इजीली हम फाइंड कर सकते हैं यहां पर। आ गया समझ में? और बताएं। फोर फोर दिखाना, एक मिनट। डायरेक्शन की बात आ रही फोर्थ वाले में। अब इसमें देखिए, कुछ स्टूडेंट क्या समझते हैं इसमें कि जैसे ये डैश डैश बना रखा है, तो ये कोई लूप नहीं है, ये तो फील्ड है ओनली। लूप तो कैसे, किस तरह से, इस तरह से लूप है, ये लूप है वास्तव में। कुछ ऐसे ऐसे बना करके फिर ऐसे 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 कुछ ऐसे बना रखा है। तो ये इसको नहीं देखना कुछ भी, यहां तो केवल फील्ड का डायरेक्शन देखना है हमें। क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, ये देखना है, क्रॉस ही है ना। अब इसमें क्या कर रखा है कि इसको जब इधर मूव करा रहे हैं, इधर की ओर मूव किया जा रहा है इसको,
तो इधर मूव कराने पर फ्लक्स कटिंग कहाँ होगा? इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, इस पे नहीं होगा, ओनली इसी पे फ्लक्स कटिंग होगा। समझ रहे हैं सब बात? ये कि कुछ लोगों को ये क्वेश्चन बड़े अटपटे से लगते हैं, वो हर बार d5/dt के बारे में सोचने लगते हैं, उसमें सोल्व करने टाइम लग सकता है। और बीबीएल से इजीली आंसर आएगा, क्योंकि बीबीएल कब लगेगा? जब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो बीबीएल के बारे पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। पर वो रोड पहले फील्ड में तो होना चाहिए, ये वाला हिस्सा फील्ड में ही नहीं है, ये वाला तो फील्ड से बाहर है, तो इस पर आएगा नहीं आएगा? इस पर नहीं आएगा, इस पर आएगा ओनली। और इस पर आएगा तो फिर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल देखा जाए, वेलोसिटी इधर की ओर है, फील्ड अंदर है, तो ये हाई पोटेंशियल और ये लो पोटेंशियल, यानी कि इस तरह का सेल बनेगा। अब जरा देखिए, इस सेल से करंट किस डायरेक्शन में जाएगी? तो करंट इससे यूं जाएगी ना, ये करंट ऐसे रवाना होगी, ऐसे जाते हुए फाइनली फिर ऐसे जाएगी, तो ये क्या होगी? क्लॉकवाइज। और ओनली डायरेक्शन ही अगर फाइंड करना है और कुछ नहीं चाहिए, तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं हम कि इसको जब बाहर खींचेंगे तो क्रॉस वाला फ्लक्स घटेगा। क्या घटेगा? क्रॉस वाला। और क्रॉस घटेगा तो क्रॉस वाली करंट आएगी। क्रॉस वाली करंट मतलब क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ही तो आ रही। दोनों तरह से इंड्यूस करने का डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। और बताएं, हालचाल बताएं। अगला बिगिनर बॉक्स कोई बचा है क्या? बोलो। बिगिनर बॉक्स नंबर 8, 8 पे बता दीजिए। चलो 8 में हाथ उठा के बोल दो फटाफट। 2, 8 बिगिनर बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो 800 रोटेशन पर मिनट दिया हुआ है, तो रोटेशन पर मिनट को पहले रोटेशन पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके लिए डिवाइड बाई 60 किया जाएगा, मतलब मिनट को सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे, तो ये एफ आएगा। पूछा क्या इसमें? मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ क्या फॉर्मूला होता है? एन बी ए ओमेगा। जब कॉइल का रोटेशन होता है तो मैक्सिमम इंड्यूस ईएमएफ एन बी ओमेगा के बराबर आता है, तो एन बी ओमेगा आप लगा दीजिए, बाकी डेटा सब कुछ दिया हुआ उसमें। अगला बिगिनर बॉक्स नहीं है? अच्छा, एक करेक्शन बताया था कि मैंने इसमें, वो बिगिनर बॉक्स के क्वेश्चन में करेक्शन, मतलब आंसर में करेक्शन, आंसर की में करेक्शन, बिगिनर बॉक्स 7 की आंसर की में क्लास में बता दिया। देना मॉड्यूल देना। आप निकालिए पेज नंबर 118, पेज नंबर 118, बिगनर बॉक्स नंबर 7 जहां लिखा हुआ है वहां पहुंच जाइए आप। बिगनर बॉक्स, सॉरी, बिगनर बॉक्स नंबर 7 की जो आंसर की है उसमें क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है उसमें थर्ड का ए और बी तो ठीक दिया हुआ है, और ए बी के बाद सी अननेसेसरी लिखा हुआ है, और फिर लिख दिया फोर्थ, और फिर कुछ लिख दिया है, और फिर लिख दिया 5, फिर लिख दिया ए का आंसर, फिर लिख दिया बी का कुछ आंसर। तो इधर ध्यान से दीजिए, देखिए आप यहाँ पर ये जो सी के साथ जीरो लिखा हुआ है ना, एक तो यहाँ जीरो लिखा हुआ है, एक 3 बीवीएल लिख दिया कुछ इस तरह से, और फिफ्थ का ए, ये जीरो लिखा हुआ है, ये जीरो लिखा हुआ है, ऐसा हो रहा है। इसको हटा दो, इसको मिटा दो, तो ये फोर्थ का ए, फोर्थ का बी का आंसर हो गया। आगे बात समझ में? फिफ्थ कोई है ही नहीं क्वेश्चन, तो ये अननेसेसरी उसमें प्रिंट हो गया, जबरदस्ती प्रिंट हो गया। तो ठीक कर लीजिए। सबको पता लग गया ना? ये बिगनर बॉक्स 7 में क्वेश्चन 7 का जो आंसर दे रखा है उसमें सेकंड लाइन में है ये कहानी सारी, सेकंड लाइन के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट। एसी।
एसी का प्रोडक्शन कैसे होता है, क्या कभी बताया मैंने? कभी बताया क्लास में कि एसी का प्रोडक्शन कैसे होता है? बताया था? कब बताया था? जब जनरेटर की बात कर रहे थे। एसी जनरेटर पूरा पढ़ तो लिया अपन ने। एसी जनरेटर क्या प्रोड्यूस करता है? एसी ही तो प्रोड्यूस करता है। क्या प्रिंसिपल है उसका? पीरियोडिक ईएमआई। पीरियोडिक ईएमआई पर बेस्ड अपन बात करते हैं। मतलब पीरियोडिक ईएमआई का जो कंसेप्ट उसमें एसी ही प्रोड्यूस होती है, तो एसी प्रोड्यूस होती है। अतः जब एक कॉइल रोटेट होती है तो कॉइल के रोटेट करने की वजह से फ्लक्स में चेंज होता है। एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड एरिया वेक्टर चेंज होता है, यानी कि थीटा चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होता है, उससे ईएमएफ आता है। ईएमएफ का फॉर्मूला क्या था? पूरा फॉर्मूला बोलना है। ईएमएफ का फॉर्मूला पूछा मैंने। ई इक्वल टू एन बी ओमेगा साइन ओमेगा टी, या कहें तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये ईएमएफ की इक्वेशन हमें मिली थी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये इक्वेशन क्या बता रहा है कि ईएमएफ क्या हो रहा है? एक कांस्टेंट वैल्यू है क्या? जबकि जो डीसी सर्किट होता है उसमें तो कांस्टेंट करंट की बात की जाती है, कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स होता है। जब प्योर डीसी की बात करते हैं, और इन जनरल हम प्योर डीसी की बात करें, डीसी मतलब प्योर डीसी मतलब एक कांस्टेंट करंट है, कांस्टेंट ईएमएफ सोर्स है। तो जब भी जैसे कोई सर्किट है या कोई वायर है, उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस डीसी सोर्स वाला जो हम अप्लाई करते हैं, तो जैसे डीसी वाला हम अप्लाई करते हैं तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्टेन डायरेक्शन होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का सर्टेन वैल्यू होता है, क्योंकि ईएमएफ का वैल्यू फिक्स है। तो वो ईएमएफ क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, जो इलेक्ट्रॉन फ्री उन पर इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, शिफ्ट होते हैं। एक एवरेज स्पीड से उनका शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग होता रहता है, क्योंकि वैसे तो रैंडम मोशन करते हैं, लेकिन एक सर्टेन डायरेक्शन में फोर्स भी लग गया है तो उनका शिफ्टिंग ड्रिफ्टिंग होता रहता है, धीरे धीरे आगे बढ़ते रहते हैं। लेकिन एक बात आपने देखी होगी कि जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अपन, करंट पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाती है। स्विच ऑन यहाँ किया, जो करंट कहां चल गई, जयपुर चली गई, कोई कहां चली गई। तो करंट का स्पीड काफी हाई होता है। उसका वजह क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि जैसे अपन स्विच ऑन करते हैं, पूरे वायर में, पूरे सर्किट में इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत स्टेब्लिश हो जाता है। और जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वायर के अंदर स्टेब्लिश होता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां जहां तक भी वो गया, वहां जो भी इलेक्ट्रॉन फ्री उन पर फोर्स लगाना शुरू कर देता है, तो सब जगह के इलेक्ट्रॉन एक साथ मूव करना शुरू करते हैं, तो सब जगह करंट आ जाती है। तो करंट यहां से जयपुर पहुंच गया, उसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन जयपुर पहुंच गया, ये उसका मीनिंग नहीं हुआ। यहाँ का इलेक्ट्रॉन हाँ स्टार्ट हो गया मूव करना, शिफ्ट होना शुरू हो गया। अभी फिलहाल डीसी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा हूं मैं ना, क्योंकि सपोज डीसी करंट यहाँ से जयपुर चले गए, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ का इलेक्ट्रॉन सीधा जयपुर पहुंच गया स्विच ऑन करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्पीड तो काफी कम होती है, लेकिन करंट की स्पीड काफी हाई होती है ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलमोस्ट लाइट की स्पीड से पूरे सर्किट में स्टेब्लिश हो जाता है। तो जैसे स्टेब्लिश होता है, तुरंत वो सब जगह इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई होना शुरू हो जाता है और करंट आ जाती है। लेकिन फिर एसी में क्या होता है, जैसे अपन ने एक सिंपल फॉर्म की बात की, ई इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। तो ये जो ईएमएफ है एक कांस्टेंट वैल्यू का नहीं है, ये तो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है फिर घट रहा है, पर डायरेक्शन चेंज हो रही है, फिर बढ़ रहा है फिर घट रहा है। तो जैसे अब ये वापस सर्किट है, इस पर इस तरह का जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ईएमएफ क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड को लाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कराता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा इस डायरेक्शन में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में जो अप्लाई हो रहा है, तो एक बार इधर की ओर फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन पर, फिर जैसे डायरेक्शन चेंज हुआ तो इधर की ओर फोर्स लगाएगा, फिर वापस इधर की ओर फोर्स लगाएगा, उस फोर्स का वैल्यू बढ़ता है फिर घटता है, वैसे इधर की ओर फोर्स लगाएगा, पहले बढ़ता है फिर घटता है, मतलब बार बार डायरेक्शन चेंज हो रही है। इसलिए इसमें यह नहीं हो पाएगा कि इलेक्ट्रॉन लगातार आगे बढ़ता ही जा रहा है। डीसी में तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होते जाते हैं, हालांकि स्पीड उनकी ये कमी होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती, पर शिफ्ट होते हैं। लेकिन एसी में क्या होगा, इधर फोर्स लगा तो इधर की ओर उसमें मूवमेंट होना चाहिए, लेकिन तुरंत इधर भी लग गया, तो वो पार्टिकल, वो जो इलेक्ट्रॉन है वहीं पे वाइब्रेट करेगा, और उस वाइब्रेशन के थ्रू एक तरह से एनर्जी ट्रांसफर होती जा रही है। और ये काम सब जगह स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही सर्किट में ईएमएफ को हम कनेक्ट करेंगे, जो टाइम के साथ वेरी कर रहा है, पूरे सर्किट में ही ईएमएफ टाइम के साथ वेरिएबल वाला रह जाएगा। तो सब जगह इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेबल, सब जगह इलेक्ट्रॉन के साथ ये काम शुरू हो गया, वाइब्रेटिंग वाला काम स्टार्ट हो गया, वाइब्रेशन करना उन्होंने शुरू कर दिया है। तो इस तरह से वाइब्रेशन के थ्रू ही वो एनर्जी, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन शिफ्ट नहीं होता है। और करंट का वैल्यू जिस तरह का ईएमएफ रहेगा वैसे करंट आएगी। ईएमएफ बढ़ रहा तो करंट बढ़ेगी, ईएमएफ घट रहा तो करंट घटेगी। तो किस टाइम पर कौन सी वैल्यू होती, वैल्यू वगैरह की बात तो सब हम करेंगे ही यहाँ पर। सबसे पहले जैसे हमने जिस एसी की बात की थी वो तो सिंपल आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, एक स्टैंडर्ड एसी था। लेकिन हमें कभी कभी कुछ
पैटर्न दे दिया जा सकता है कि एक करंट का वेरिएशन इस तरह से हो रहा है, उसको पहचानना कि एसी है या नहीं है। तो कैसे पहचाना जाए, क्या कंडीशन होती है एसी के लिए? तो लिखिए सबसे पहले कंडीशंस फॉर एसी। कंडीशंस फॉर एसी, स्टार मार्क करके लिखिए फर्स्ट में। इट रिपीट्स इटसेल्फ, it repeats itself in certain time interval. It repeats itself in certain time interval. सेकंड में लिखिए having both positive and negative parts. Having both positive and negative parts. It means direction also change. It means direction also change. यानी कोई फंक्शन, कोई करंट का वेरिएशन या ईएमएफ का वेरिएशन टाइम के साथ हमें दिया जाए तो उसमें ये दो बातें चेक करनी होगी हमें कि सेम पैटर्न हर बार रिपीट हो रहा, मतलब जैसा एक साइकिल हो वैसा हर साइकिल होना चाहिए, और उसमें डायरेक्शन भी चेंज होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा तो उसे एसी कहा जाएगा। तो एक क्वेश्चन लिखिए, सेलेक्ट विच इज एसी। अच्छा, यहां पर जो एसी टर्म लिखा गया है इसका फुल फॉर्म क्या है? अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट भी हो सकता है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी हो सकता है, होने में तो दोनों चीजें होती है ना। अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी होता है, अल्टरनेटिंग करंट भी होता है, लेकिन उनको लिखने का जो तरीका होता है ना, लिखने या बोलने में ऐसे बोलते हैं हम, कैसे? एसी करंट, एसी वोल्टेज, ऐसे बोलते हैं ना। जैसे बोलते हैं डीसी करंट, वैसे ही एसी वोल्टेज या एसी करंट। तो एसी करंट को अगर फुल फॉर्म किया तो क्या बन जाएगा? अल्टरनेटिंग करंट करंट, एसी करंट अल्टरनेटिंग करंट करंट, डीसी सॉरी एसी वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट वोल्टेज। तो फुल फॉर्म करने में तो इस तरह से बन जाता है। तो इस चीज के बारे में परेशान नहीं होना है, यही बोलने की परंपरा चली आ रही है तो ऐसे ही बोला जा रहा है, ठीक है। तो मतलब ये सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एसी करंट और एसी वोल्टेज बोलना सही है, इतना कोई दिक्कत वाली मैटर नहीं है। और अगर एकदम एक्यूरेट बोला जाए तो अल्टरनेटिंग करंट एंड अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये बोलना ज्यादा ठीक है। पर हमें कुछ चेंज नहीं करना, हमें भी ऐसे ही बोलना है। कैसे? एसी करंट और एसी वोल्टेज। तो क्वेश्चन पर आते हैं, क्या लिखा था लैंग्वेज? सेलेक्ट विच इज एसी। तो इसमें अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं। टाइम के साथ वेरिएशन गिवन है, अल्टरनेटिंग करंट हो सकता है या वोल्टेज हो सकता है, दोनों में से कुछ भी हो, पर उसका वेरिएशन यहां पर मेंशन कर दिया गया है। टाइम के साथ वेरिएशन मेंशन कर रखा है यहाँ पर, अल्टरनेटिंग करंट या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज का। तो किसका नेचर एसी है? नंबर वन का बताइए। एसी है नंबर वन, ये एसी है। नंबर टू एसी है, सी, सी एसी है, क्योंकि जैसा वन साइकिल है वैसा ही हर एक साइकिल है। अब इसमें कुछ लगता है लेकिन सर नेगेटिव पार्ट तो पॉजिटिव जैसा है ही नहीं। हमने जो लिखा है उसको आप देखिए कि इट रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि वन साइकिल जैसा हर एक साइकिल होना चाहिए।
एंड डायरेक्शन चेंज होना चाहिए, दोनों काम यहाँ हो रहे हैं। हाँ, अगर जैसा पॉजिटिव होता है वैसा ही नेगेटिव पार्ट भी होता है, सेम वेरिएशन वैसा ही होता है नेगेटिव में भी, तो फिर वो सिमेट्रिक एसी कहलाता है। मतलब उसमें एक खास बात हो रही है, वो सिमेट्रिक एसी है। तो यहां पर बस ये है तो एसी लेकिन सिमेट्रिक नहीं है, तो ये सी वाला भी एसी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। क्या डी वाला एसी है? क्या दिक्कत है इसमें? डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ई वाला एसी है? ऐसी है क्या? जैसा वन साइकिल वैसा हर साइकिल है ही नहीं, और थोड़ी देर बाद तो साइकिल ही गायब हो गई, साइकिल ही नहीं है, बचा ही नहीं कुछ भी। मतलब अगर ये कहीं आपने इसको जोड़ दिया सर्किट में तो कुछ देर बाद तो कुछ नजर नहीं आया, कोई करंट ही नहीं है वहां, तो न एसी न डीसी कुछ भी नहीं बचा, क्योंकि लगातार डिक्रीज होती जा रही है इसकी वैल्यू। तो ये वन साइकिल यहाँ पूरा हुआ है, अगला साइकिल यहाँ पूरा हो गया, और इसका जो एम्पलीट्यूड लगातार डिक्रीज हो रहा है, जैसा वन साइकिल वैसा अगला साइकिल है ही नहीं। हाँ, उस ढंग से चेंज हो रहा है, पर वैल्यूज काफी चेंज होगी। हाँ, इतना वैल्यू था, काफी कम वैल्यू रह गया, और थोड़ी देर बाद तो वो जीरो ही हो गया, इसलिए ये भी नहीं है। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं जिनमें बस पैटर्न देख के हमें ये पता लगाना होता है ऐसी है या नहीं, तो इसी ढंग से चेक करना। बट इन जनरल एसी मीन्स साइन एसी, एसी मीन्स साइन एसी इन जनरल। जब हमें कहीं क्वेश्चन सोल्व करना है, काम में लेना है, एसी को खुद को एज्यूम करना है, तो साइन एसी। और साइन एसी का मीनिंग इक्वेशन कौन सा? आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, या एमएफ की फॉर्म में कहें तो ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। इन जनरल ये कंसिडर हम कर लेते हैं। तो जब करंट कंसिडर करना है तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये कंसिडर किया जाता है साइन एसी। और यहां पर इसके लिए वेरिएशन में हमने पहले जो पीरियोडिक ईएमआई की बात की थी वहां कुछ बातें समझी थी, कुछ बातें वही सेम ही है। जैसे ये इसका वन साइकिल है, ये टाइम टी है, तो ये टी बाई टू हो गया, ये टाइम टी बाई फोर है, और ये कितना है? 3t/4। ये करंट प्लस आई नॉट है, तो ये करंट होगी माइनस आई नॉट, और ये है आई। तो इस तरह से आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी के लिए वेरिएशन इस तरह से होता है। इसमें वही बातें कुछ जैसे कि पहले भी कर चुके हैं कि बताइए करंट को जीरो से मैक्सिमम होने में कितना टाइम लग रहा है? कितना टाइम लग रहा है? t/4। एक मैक्सिमम से अगला मैक्सिमम का टाइम, एक मैक्सिमम से अगले मैक्सिमम का टाइम इतना। पहले बात नहीं हुई इस बारे में, इतना क्यों सोचना पड़ रहा है? ये वैल्यू भी मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम ही है, बस डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों वैल्यू मैक्सिमम है। ऐसा नहीं कि ये माइनस है तो ये वैल्यू और कम हो गई, डायरेक्शन अपोजिट है, वैल्यू मैक्सिमम ही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा? t/2 के बराबर। अच्छा, एक जीरो से अगला जीरो का टाइम t/2, तो वैसे जब एक जीरो से अगला जीरो का टाइम t/2 है, तो वैसे ही एक मैक्सिमम से अगले मैक्सिमम का टाइम भी t/2 ही है। अच्छा, ये टी की फॉर्म में अभी हम बोल रहे हैं, अगर इसको सेकंड्स में बताना हो हमें, तो सेकंड्स में कैसे बताया जाए? उसके लिए हमें फ्रीक्वेंसी गिवन होगी फिर, और टाइम पीरियड फ्रीक्वेंसी का रिलेशन आप जानते हैं क्या? T इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में बात करें तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है, या फिर ओमेगा इक्वल टू 2π/t होता है। तो ये रिलेशन भी हमें पता होना चाहिए, जहां जरूरत पड़ेगी वहां काम में ले लेंगे इनको। तो हम बात कर रहे थे कि अगर इसको सेकंड्स में बताना हो, किसको, कि कोई क्वेश्चन हमसे पूछे कि जीरो से मैक्सिमम होने में कितना टाइम लगा, तो वैसा दिख रहा है डायग्राम से कि हाँ t/4 ये टाइम लग रहा है। लेकिन जब पर्टिकुलर मतलब एसी का फ्रीक्वेंसी दे दिया जाए हमें कि हाँ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, तो क्या करेंगे? t/4 की जगह t की जगह 1/f पुट कर देंगे, और f का वैल्यू गिवन रहेगा। अभी क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, अभी तो हिंट दिया मैंने कर। तो ऐसे सेकंड्स में भी हम फाइंड कर पाएंगे। यहां पर जैसे ये वन साइकिल पूरा हो रहा है, तो वन साइकिल में वैल्यू लगातार कांस्टेंट है, वेरिएबल है? जो करंट का वैल्यू लगातार कांस्टेंट है, वेरिएबल है? वेरिएबल है। करंट बढ़ती जा रही, फिर घटती जा रही, फिर अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही, फिर घट रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि ईएमएफ ही इस तरह का था। पीरियोडिक ईएमएफ ये तो देखा था अपन ने कि ईएमएफ टाइम के साथ वेरी कर रहा, तो करंट भी टाइम के साथ वेरी कर रही है। तो एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी से वेरिएशन लगातार चलता रहता है। एक साइकिल ये पूरा हुआ है, एक साइकिल का टाइम टी है, ये टाइम टी पूरा हुआ एक साइकिल में। तो पीरियोडिक ईएमएफ में देखा था हमने कि कोयल का रोटेशन जब वन साइकिल पूरा हुआ रोटेशन वाला, तो वन साइकिल पूरा होने पर यह साइकिल बन रहा है।
जैसे वहां पर 1 साइकिल, अच्छा 1 साइकिल में कितना एंगल से रोटेशन होता है वहां पर? 360 डिग्री कह दें या 2 पाई कह दें, यानी कि जो टाइम टी है किसके इक्विवेलेंट है? 2 पाई के इक्विवेलेंट है। किसके इक्विवेलेंट? 2 पाई। और वैसे यहां देखा जाए तो इसमें जब 2 पाई पुट करेंगे तो ये वैल्यू मिलेगी। और यहाँ कितना टाइम पुट किया जाए, मतलब पर्टिकुलर टाइम से रिलेटेड कितना एंगल है, उस एंगल के बारे में बात करें अपन। ये जो एंगल इस इक्वेशन में लिखा हुआ है ना, ये एंगल फेज एंगल भी कहलाता है। क्या कहलाता है? फेज एंगल या सिंपल एंगल कह दें। फेज एंगल, वैसे ये जो टर्म है ना, ज्यादा काम एसएचएम वाले चैप्टर में ज्यादा आता है, वे वाले चैप्टर में आता है। वहां क्या होता है, एक पार्टिकल का वाइब्रेशन होता है, और जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है तो किसी एक इंस्टेंट पे वो कौन से फेज में है, उसका फेज एंगल क्या है, उससे उस पार्टिकल की लोकेशन पता चलती है कि उसकी लोकेशन क्या और वो कौन सी डायरेक्शन में वाइब्रेट कर रहा है। इन सब बातों का पता लग जाता है। तो यहां पर ये वाइब्रेशन को नहीं बता रहा है, यहां पर ये वैल्यू में चेंज को बता रहा है कि करंट की वैल्यू इस ढंग से चेंज हो रही है, साइन फंक्शन के अकॉर्डिंग करंट की वैल्यू चेंज हो रही है। तो यहां पर भी हम टाइम के और एंगल के बीच में रिलेशन की बात कर सकते हैं कि जैसे t इक्वल टू 2 पाई होगा, मतलब एंगल की फॉर्म में कहें तो, और ये जो टाइम होगा ये ये पाई के इक्वल होगा। तो कोई भी अगर हमें टाइम दिया जाए एंगल की फॉर्म में बताना हो, या एंगल दिया जाए टाइम की फॉर्म बताना हो, तो बता सकते हैं। उसके लिए जो रिलेशन काम आएगा, जैसे ये है ना ओमेगा टी, तो इसको लिख सकता हूं मैं फाई इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसकी हेल्प से हम फाइंड कर सकते हैं। टाइम चेंज होगा तो ये एंगल चेंज होगा। फेज एंगल क्या है? ओमेगा टी। तो ये ओमेगा टी किस पर डिपेंड कर रहा है? टाइम पर। टाइम में चेंज होगा तो इसमें चेंज होगा, तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू ओमेगा इंटू डेल्टा टी। टाइम में चेंज से फाई में चेंज हो रहा है। टाइम चेंज गिवन है तो एंगल चेंज फाइंड कर सकते हैं, एंगल चेंज गिवन है तो टाइम चेंज फाइंड कर सकते हैं। कैसे? अभी क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फिलहाल इतना बनाइए, आप क्वेश्चन लिखते हैं। लिखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज। फॉर एसी ऑफ, क्वेश्चन लिखिए, फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फाइंड टाइम डिफरेंस related to pi by 4 angle, related to pi by 4 angle, यानी कि पाई बाई 4 एंगल के लिए टाइम डिफरेंस फाइंड करना है, उससे रिलेटेड। कितना आता है? 1/400। डेल्टा टी फाइंड करना है मैं, तो डेल्टा फाई अपॉन ओमेगा लिख सकता हूं मैं, ये इसमें भी लिख सकता हूं डेल्टा फाई ओमेगा की जगह 2 पाई अपॉन टी। यहां आ गया डेल्टा फाई की जगह आ गया पाई बाई 4 टी अपॉन 2 पाई। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये कितना आ गया? t/8। हो सकता है क्वेश्चन हमसे ओनली टी की फॉर्म में पूछे तो t/8 कह देंगे, और अगर फ्रीक्वेंसी जब दे दिया गया है तो सेकंड में पूछा जाए तो सेकंड में फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर अब ये बन जाएगा 1/8f। एफ कहां से आ गया? टी का उल्टा फ्रीक्वेंसी होता है, तो 1 ये तो सबको समझ में आ रहा है ना कि फाई इक्वल टू ओमेगा टी, तो टाइम चेंज तो फाई चेंज, क्योंकि ये जो एंगल है ओमेगा टी टाइम पर डिपेंड कर रहा है।
तो ये आ गया 1/8f, f की जगह 50 लिख दिया मैंने, तो 1/400 सेकंड। इस तरह के क्वेश्चन ज्यादातर जो होते हैं वो एसी चैप्टर या वेव थ्योरी वाला पार्ट है उसमें आते हैं। यहाँ ज्यादा यूज इन क्वेश्चन का नहीं है जिसमें कि हमें टाइम डिफरेंस को एंगल डिफरेंस में कन्वर्ट करना हो। बस एक क्वेश्चन दिया हुआ मॉड्यूल में, उसके हिसाब से मैंने थोड़ा हिंट दे दिया है, तो ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करा इस पर नहीं करना अपन को। बस फॉर्मूला देख ले कहा, इससे सोल्व हो जाएगा जरूरत पड़ेगी तो। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन पर आते हैं। फॉर एसी ऑफ, अगला क्वेश्चन है, फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, फॉर एसी ऑफ फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज, find time in which current becomes I naught by 2. करंट becomes I naught by 2. I naught का मतलब यहां पर क्या है, मैक्सिमम करंट, मतलब मैक्सिमम करंट का हाफ हो जाए। तो एसी का कोई इक्वेशन नहीं दे तो कौन सा इक्वेशन कंसिडर करेंगे, I इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी, उसी की हेल्प से सोल्व करना है। कितना आ रहा है, 1/600 सेकेंड। अब कुछ स्टूडेंट तो क्या कर रहे हैं कि सर ने अभी भी ये फॉर्मूला बताया था, हो सकता है इससे सोल्व हो रहा हो, तो स्टार्टिंग इससे नहीं होगी, क्योंकि ये तो टाइम डिफरेंस दिया हुआ हो, एंगल डिफरेंस निकालना हो, एंगल की दिया हुआ हो, टाइम डिफरेंस निकालना, उसके लिए ओनली। हमें यहाँ करंट के बारे में बोला गया है कि करंट को मैक्सिमम का हाफ होने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए करंट की इक्वेशन होनी चाहिए हमारे पास। तो करंट की इक्वेशन ये है ना, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी हेल्प से सोल्व होगा। तो अलग अलग टाइम पे अलग अलग करंट है, तो कौन से टाइम पे करंट आई नॉट बाई टू होगी वो फाइंड करने के लिए यहाँ पर आई नॉट बाई टू वैल्यू पुट करता हूं मैं। आई नॉट बाई टू इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन नॉट कैंसिल, कितना हो गया 1/2 इक्वल टू साइन ओमेगा टी। 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन π/6 का, इक्वल टू साइन ओमेगा टी। तो ये हो गया π/6 इज इक्वल टू ओमेगा टी। इतना काम तो पहले करना होगा, इसके बाद जैसे पहले किया था वैसे हो जाएगा, उसकी तरह सोल्व हो जाएगा कि टी हमें फाइंड करना है, तो टी इज इक्वल टू π/6 ओमेगा, यानी कि π/6 ओमेगा कितना है 2π/टी, या 2πf लिख दें सीधा, 2πf। तो पाई से पाई चला गए, तो ये कितना हो गया 6 इंटू 2 इंटू 50, यानी कि 1/600 सेकंड। इसमें एक क्वेश्चन यूं बन जाता है कि करंट को आई नॉट बाई रूट 2 होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो भी इसी ढंग से सॉल्व करना है। तो उसमें π/4 आ जाएगा, तो वही आंसर आ जाएगा। मतलब कोई पर्टिकुलर करंट कितने टाइम में होगी उसको फाइंड करना, तो ये इक्वेशन हमें कंसिडर करना होगा, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने, इफ E इक्वल टू 20 sin 100 pi t plus π/6 volt, then E at
t इक्वल टू 1/600 सेकंड। तो 1/600 सेकंड पे फाइंड करना है। बिना पेन चलाए भी आ सकता है। तो 10√3 t इक्वल टू 1/600 पुट करना होगा हमें इसमें। जैसे यहां पर 1/600 पुट करेंगे, 100 से 100 कैंसिल, π/6 बचेगा। π/6 यहाँ प्लस π/6 यहाँ, कितना आ गया? π/3 हो गया। और π/3 साइन π/3 साइन 60, साइन कितना? √3/2। तो 10√3 आ जाता है इस तरह से। फिर भी चलो स्टेप्स को लिख ही देता हूं मैं। टी की जगह वैल्यू पुट किया 1/600। तो ये बन गया अब 20 साइन π/6 प्लस π/6, 20 साइन π/3 √3/2, 10√3 वोल्ट। ये 10√3 वोल्ट हमने फाइंड किया है। तो जरा आप बताइए थे लास्ट, ये ई मतलब वोल्ट में था, मतलब ईएमएफ है ये, टाइम वेरिंग। तो ये जो हमने वैल्यू फाइंड किया है, ये कौन सा वैल्यू ईएमएफ का फाइंड किया? इंस्टेंटेनियस फाइंड किया, पीक फाइंड किया, एवरेज फाइंड किया, आरएमएस फाइंड किया? कौन सा फाइंड किया? नेक्स्ट आप बताएं। क्यों इंस्टेंटेनियस फाइंड किया क्या? डेफिनेटली एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे फाइंड किया है, एक जो गिवन टाइम उसको पुट करके हमने फाइंड किया, तो ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही कहलाएगा। वैल्यू एट एनी इंस्टेंट जो होता है वो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही होता है। तो यहां पर इस तरह की बात इसलिए कर रहे हैं अपन अब, क्योंकि जो एसी है उसमें लगातार वैल्यू चेंज होती रहती है, वैल्यू बढ़ती है फिर घटती है, तो अलग अलग वैल्यूज की बात की जाती है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, पीक वैल्यू, एवरेज वैल्यू, आरएमएस वैल्यू। ये वैल्यूज क्या होती है, कैसे इनको फाइंड करते हैं, पहले ये समझने वाले हैं। फिर इनका क्या इंपॉर्टेंस है, क्या मीनिंग, ये भी जानने वाले हैं। तो सबसे पहले एक को तो समझ लिया आपने, समझिए आप कि इंस्टेंटेनियस वैल्यू का मीनिंग क्या हुआ? वैल्यू एट एन इंस्टेंट, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है। कोई दूसरा इंस्टेंट हमें गिवन होगा, वो टी का वैल्यू पुट किया जाएगा, दूसरा वैल्यू कुछ आ जाएगा, वो उस इंस्टेंट का वैल्यू कहलाएगा। दूसरा अगला लिखिए, पीक वैल्यू। हेडिंग है पीक वैल्यू, क्योंकि हमें अलग अलग वैल्यूज को समझना है इसे। अब यहां जो अलग अलग वैल्यूज की बात करने वाले हैं, पीक वैल्यू है, आरएमएस वैल्यू, एवरेज वैल्यू वगैरह, तो कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए समझेंगे उन्हें। वैसे एसी, स्टैंडर्ड एसी तो आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी है, और उसके तो सब वैल्यू पता भी इजीली हमें। लेकिन कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए कैसे फाइंड किया जाता है, तो वो हमें सीखना है। मतलब कुछ मैथमेटिकल पार्ट है, तो जब इनको सीख लेंगे उसके बाद इनका मीनिंग क्या है, कि एवरेज वैल्यू का मीनिंग क्या है, आरएमएस वैल्यू का, वो अलग से समझा जाएगा। पहले कैसे फाइंड करते हैं वो मेथड देख रहे हैं। तो पहला हेडिंग आप लिख लीजिए, कौन सा लिखा? पीक वैल्यू। एक लाइन लिखिए छोटी सी, मैक्सिमम वैल्यू which can be obtained, maximum value which can be obtained। तो वो कहलाएगा उस फंक्शन के लिए पीक वैल्यू। जैसे एक सिंपल सा इक्वेशन जो अपन जान रहे हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसमें तो दिक्कत वाली बात है ही नहीं। ये जो आई है ना, इन पे डिपेंड कर रहा है, और इनमें से भी मेनली क्या कहें, साइन ओमेगा टी, इसके साथ चेंज होगा। जब इसका वैल्यू मैक्सिमम रहेगा तभी हमें मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा, और इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। यानी कि इस आई का जो मैक्सिमम है वो कितना है? आई नॉट है। ये देखने से पता चल रहा है। यूं भी कह सकते हैं कि साइन फंक्शन की फॉर्म में या सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में जब इक्वेशन गिवन है, तो जो आगे फैक्टर लिखा होता है वही उसकी पीक वैल्यू कहलाता है। तो क्वेश्चन के थ्रू बात आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन में कुछ फंक्शन गिवन है, उनके लिए हमें पीक वैल्यू फाइंड करना है। यहां पर x1, x2, x3, 4 की फॉर्म में लिखूंगा। x मतलब कोई भी टाइम वेरिंग फंक्शन है,
जरूरी नहीं कि वो एग्जैक्ट एसी ही हो, वो कुछ भी मिक्स भी हो सकता है, एसी डीसी का मिक्स भी हो सकता है, कुछ और भी हो सकता है। तो कुछ फंक्शंस के लिए हम बात करने वाले हैं। 3 प्लस 4 साइन ओमेगा टी, 3 साइन ओमेगा टी प्लस 4 कोस ओमेगा टी। इनके लिए हमें पीक वैल्यू की बात करनी है। स्टैंडर्ड इक्वेशन से हैं, इनके लिए फाइंड करना है, इनके लिए समझना हमें। बताइए फर्स्ट का आंसर 10, इजीली पता लग रहा है। अगले का बताइए, 7 या 5 या 4? हमें क्या फाइंड करना है इसमें? पीक वैल्यू। और उसके एक लाइन लिखी है स्टार्टिंग में, मैक्सिमम वैल्यू विच कैन बी ऑब्टेन। इस इक्वेशन से हम जो मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं किसी एक इंस्टेंट, वो क्या पॉसिबल है? 7 ही पॉसिबल है मैक्सिमम वैल्यू हम जो फाइंड कर सकते हैं। तो यहां पर हाँ, हालांकि ये पीरियोडिक वाला पार्ट है, तो केवल इसकी बात नहीं कर रहे हम, दोनों से कुल मिलाकर इन दोनों का सम से जो रिजल्टेंट मिले, मतलब जो मिलेगा मैक्सिमम वैल्यू किस इंस्टेंट पॉसिबल है, वो इस फंक्शन का पीक वैल्यू कहलाएगा। यहां पर ये पीरियोडिक पार्ट है। अगर इसमें एम्पलीट्यूड के बारे में पूछा जाए तो खैर वो आगे आप स्टडी करेंगे एसएचएम वे वगैरह में। तो ये जो वेरिएबल पार्ट है ना, इसका जो मैक्सिमम वैल्यू होता है वो एम्पलीट्यूड कहलाएगा इसका फिर। पर यहां पर हमें क्या फाइंड करना? पीक वैल्यू। तो पीक वैल्यू मैक्सिमम जो होता है वो क्या होगा? जब 3 है, 3 तो हमेशा ही है, 3 टाइम के साथ वेरी नहीं कर रहा, ये 3 हमेशा है और ये लगातार वेरी कर रहा है। इसका वैल्यू कभी 0 भी है, तब इसका वैल्यू 3 रहेगा। जब इसका वैल्यू 4 हो जाएगा एक इंस्टेंट पर, तब ये क्या 3 नहीं है क्या? जब इसका वैल्यू 4 रहेगा तब ये 3 नहीं है क्या? अरे है या नहीं? तो उस इंस्टेंट पे मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया? 7। तो एक इंस्टेंट पे मैक्सिमम वैल्यू 7 मिलेगा, तो यहां पर ये 7 आएगा। अच्छा, ये जो इक्वेशन है ना, इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर एज ए करंट की फॉर्म में बात करें, इसको आई की फॉर्म में लिखा जाए तो ये एसी एंड डीसी का मिक्स ऐसा भी कह सकते हैं। जैसे एक डीसी तो हो गया आई इक्वल टू 3 एम्पियर, और दूसरा एसी हो गया आई इक्वल टू 4 साइन ओमेगा टी। तो ऐसे भी कहा जा सकता है, इसको एसी एंड डीसी का मिक्सिंग है, ऐसे भी कह सकते हैं। तो उसके लिए ये मैक्सिमम वैल्यू कहलाएगा, पीक वैल्यू ये कहलाएगा 7। यस, इसके लिए 5 कंफर्म। ये जो फॉर्म है यहां पर, ये भी ये साइन फंक्शन, ये कॉस फंक्शन है, दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, दोनों टाइम के साथ वेरिंग होने वाले फंक्शन है। ऐसे फंक्शन के लिए जब हमें मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करना होता है ना, तो उसका एक पर्टिकुलर तरीका भी है। एक तो सिंपल सीधा याद रखने के हिसाब से है कि मैक्सिमम वैल्यू अगर ये ए और यहाँ बी होता, ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कोस ओमेगा टी, तो आर इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डायरेक्टली। और अगर डायरेक्टली याद रखना भी है हमें, तो फिर भी यहाँ पर उस अप्रोच को समझने वाले हैं कि आखिर ये कैसे आता होगा। तो एक तरीका होता है जैसे x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस बी कॉस ओमेगा टी। दोनों फंक्शन, एक साइन वाला एक कॉस वाला पीरियोडिक फंक्शन है, इन दोनों के सम से एक नया फंक्शन बनेगा। नया फंक्शन भी एक साइन फंक्शन ही बनेगा, साइन की फॉर्म में बन जाएगा। और साइन के फॉर्म में अगर उसे बनाना चाहे ना हम, तो ऐसे बना सकते हैं। एक पर्टिकुलर मेथड है कि यहाँ कंसिडर करना पड़ेगा हमें कि a इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड b इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो x क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा आर कॉस थीटा साइन ओमेगा टी प्लस ये बनेगा आर साइन थीटा कॉस ओमेगा टी। ये एज्यूम करने का तरीका ये होता है कि साइन वाला है ना, तो इसके साथ वाले को कॉस की फॉर्म में कंसिडर करना है। कॉस वाला है तो उसके साथ ही जो कांस्टेंट वैल्यू उसको साइन की फॉर्म में कंसिडर करना है। तो अब इससे ये बन जाएगा x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। क्या बन गया है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, यानी कि x इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा। मैं ये कह रहा था यहां पर कि दोनों जो पीरियोडिक फंक्शन है साइन प्लस कोस, उनको सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है। ये मेथड है, इसी तरह से सॉल्व करना होता है। तो ये मिला। अब ये आर क्या है यहां पर? इस वेरिएशन का, इस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है।
ये मैक्सिमम वैल्यू, जब ओनली इस फॉर्म में है तो ये मैक्सिमम वैल्यू 10 है, यहां पर इसका मैक्सिमम वैल्यू r है। तो r की वैल्यू कैसे मिलेगी? इनसे मिलेगी। अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा जाए, इसको इक्वेशन नंबर 2 कहा जाए, तो इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही आएगा क्या? चेक करो अच्छे से। इसका स्क्वायर किया तो ये आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर, फिर उसका स्क्वायर किया बी स्क्वायर और आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या? आर स्क्वायर आ गया, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर क्या हो गया? 1। तो अभी आप जो फॉर्मूला बोल रहे थे बन गया अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो याद तो रखना, पर एक बार सोल्व करके देख लिया कहां इसको ऐसे सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, साइन प्लस कोस वाला जो फॉर्म होता उसको। इसका एक तरीका और है, ये मेथड को रटने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, बस एक बार देख लिया नोट कर लेना और जरूरत पड़े तो सीधा फिर ये काम में लेना है कि आर इक्वल टू रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एक और मेथड साथ साथ बता रहा हूं मैं, जो होता है फेजर डायग्राम वाला मेथड। कौन सा मेथड? फेजर डायग्राम वाला। मैंने टर्म यहां पे यूज किया फेजर। फेजर डायग्राम जब बनाते हैं अपन, तो वास्तव में जो साइन फंक्शन है, कॉस फंक्शन है, जो हार्मोनी फंक्शन होते हैं, सर्टेन टाइम में उनकी वैल्यूज रिपीट होती रहती है, साइन वाले कॉस वाले जो फंक्शन होते हैं, तो इनको एक पर्टिकुलर डायग्राम में एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसका फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा, इसका फ्रीक्वेंसी भी ओमेगा है, तो सेम फ्रीक्वेंसी वाले जो पीरियोडिक फंक्शन होते हैं, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इनको एरो से रिप्रेजेंट करके फिर दो फंक्शन का रिजल्टेंट हम फाइंड कर सकते हैं। जैसे यहां पर क्या हो रहा है, दोनों का रिजल्टेंट की तो बात हो रही है, x3 आखिर क्या है? इन दोनों फंक्शन का सम की फॉर्म में है x3। तो एक नया फंक्शन क्या बनेगा, ये फाइंड करना चाह रहे हैं हम। तो साइन प्लस कोस से x3 बन रहा है, तो वास्तव में x3 इस तरह से बनेगा। ये अभी हमने मैथमेटिक्स से देखा है, लेकिन इसी चीज को हम समझने वाले हैं किससे? फेजर डायग्राम से। तो फेजर डायग्राम मैथमेटिक्स का में बस एक बार अप्लाई करना, देखना कि कैसे बनाया जाता है। तो फेजर डायग्राम में क्या करते हैं? एरो रिप्रेजेंटेशन करते हैं। एक एरो से इसको बनाते हैं, एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक ही डायग्राम में। उन दोनों एरो को दो वेक्टर कंसिडर करके वेक्टर मेथड से ही रिजल्टेंट फाइंड किया जाता है। फिर कुछ के मन में सवाल ये आता है, सर क्या ये वेक्टर क्वांटिटी, आप कैसे इसको वेक्टर की तरह सोल्व करेंगे? सही बात है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं है ये, लेकिन ये अप्रोच है सोल्व करने का कि एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करना है, एक एरो से इसको रिप्रेजेंट करना है। वेक्टर नहीं है पर एरो रिप्रेजेंटेशन है। तो ऐसा करने के बाद फिर वेक्टर कंसिडर करके सोल्व कैसे करना, उसको जरा देख लेते हैं एक बार। ये एरो अगर साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक रेफरेंस कंसिडर कर लिया हमने कि ये साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, ऐसे ही रेफरेंस कंसिडर किया, फिक्स कर लिया कि साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसके बेसिस पर अदर साइन ओमेगा टी प्लस थीटा या साइन ओमेगा टी प्लस पर वो सारे हम बना सकते हैं, पर सब में ओमेगा सेम, मतलब सब साइन ओमेगा टी की फॉर्म में ही है। जैसे यहां से इधर जा रहे हैं हम एंटी क्लॉकवाइज, तो एंगल बढ़ेगा घटेगा? एंटी एंगल एड ही होता है, पॉजिटिव ही है वो। तो ये कितना एंगल हो गया? π/2। तो अगर यहां मैं एक एरो बनाता हूं तो उसको क्या कह सकता हूं? साइन की फॉर्म में कहना चाहता हूं, साइन ओमेगा टी प्लस π/2 ये कह सकते हैं इसको हम। और साइन ओमेगा टी प्लस π/2 क्या होता है? कॉस ओमेगा टी भी होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इसको। अगर इधर आते हैं हम तो एंगल ज्यादा हो रहा है कम हो रहा है? तो ये वाला एरो अगर रिप्रेजेंट को क्या बनेगा? साइन ओमेगा टी माइनस π/2। तो ये साइन ओमेगा टी माइनस π/2, यानी कि माइनस कॉस ओमेगा टी। डायरेक्ट भी ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब एक काम और कर सकते हैं कि अगर ये कॉस है तो माइनस कॉस, अपोजिट डायरेक्शन के हिसाब से, ये साइन तो ये माइनस साइन ओमेगा टी। तो इतना सोचने की बजाय आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं कि इधर साइन बना दो, इधर माइनस साइन, यहाँ कॉस तो यहाँ माइनस कॉस। और कैसे बनाया वो भी बात समझ ही चुके हैं अपन। तो इस तरह से एक बार यह एरो से रिप्रेजेंट हमने कर दिया है, और ये यहां तक आएगी बात समझ सबको। तो अब जरा देखिए, इतनी बात अगर समझ में आ गई ना तो आया काम आसान हो जाएगा। कि जैसे अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है साइन ओमेगा टी प्लस π/4 को रिप्रेजेंट करना है, बताओ कहां रिप्रेजेंट करूंगा? 1 2 3 4 फर्स्ट में रिप्रेजेंट करूंगा
साइन ओमेगा टी प्लस पाई, प्लस है ना तो इधर ही जाएगा एंगल से, क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में जाना है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है, तो इधर बनेगा ये एंगल कितना होना चाहिए, पाई बाई 4। तो फिर ये साइन ओमेगा टी पाई बाई 4 को ये वाला एरो रिप्रेजेंट करेगा। तो ये तो एंगल वाइज मैंने बात की। दूसरी बात, ये जो एरो हम बनाते हैं इनकी लेंथ के बारे में बात करते हैं। अब इनकी जो लेंथ होती है, जो फंक्शन है यहां पर लिया जा रहा है, जैसे यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना होगा 3 साइन ओमेगा टी एंड 4 कोस ओमेगा टी, तो आगे जो लिखा गया है, जो इसकी पीक वैल्यू है, उसके अकॉर्डिंग एरो की लेंथ डिसाइड की जाती है, यानी कि एरो की लेंथ इसकी पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। ऐसे जिस एरो से इसको बनाएंगे उसकी लेंथ इस पीक वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी। तो इस लॉजिक से बनाना है। चलो एक बार बता दीजिए कि ये अभी आपने बताया साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 4 है, इसी एरो को इस कोस की फॉर्म में लिखें तो क्या लिखेंगे? सब लोगों को पता नहीं लग रहा क्या? इसको कॉस की फॉर्म में सब बोलिए, कॉस ओमेगा टी माइनस पाई बाई 4। अब मुझे बनाना है एक एरो साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई 6 वाला बनाना है। कहां बनेगा? फोर्थ में बनेगा, क्योंकि साइन ओमेगा टी तो वाला एरो ये रहा, उसमें से कम करना है एंगल, माइनस पाई बाई 6, 30 डिग्री एंगल कम करना है, तो वो इधर बनेगा, यहां कहीं बनेगा। तो ये वाला जो आपका एंगल रहेगा ये 30 डिग्री रहेगा, यानी कि पाई बाई 6 रहेगा, दोनों एक ही बात है। ये वाला एरो है ना, इसको ही रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कोस की फॉर्म में क्या लिख सकता हूं? ये तो ऐसा कैसा रहेगा, बस एंगल ही तो ऐड करना है, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई 3, ये पाई बाई 3 है, क्योंकि इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, तो एंगल ऐड करना है इसमें, इधर जाएंगे तो एंगल सब्ट्रैक्ट करना है। आ रही बात समझ में? तो ये कुछ बेसिक बात थी। अब उस पर आ गए अपन x3 वाले पर, कि इसको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो एक डायग्राम में इन दो क्वांटिटी को हम आपस में इनके बीच जो फेज डिफरेंस होगा उसके बेसिस पर रिप्रेजेंट कर पाएंगे। तो यहां बनाता हूं मैं, पहला कौन है, 3 साइन ओमेगा टी, ये बन गया 3 साइन ओमेगा टी वाला एरो, क्योंकि साइन ओमेगा टी लेते हैं रेफरेंस, इस एरो की लेंथ 3 को रिप्रेजेंट करेगी। दूसरा क्या है, 4 कॉस ओमेगा टी, तो इस एरो की लेंथ जो होगी 4 को रिप्रेजेंट करेगी, किसको, 4, और ये इसकी जो लोकेशन है कॉस के ओमेगा टी के अकॉर्डिंग है। तो ये हो गया 3 साइन ओमेगा टी वाला, ये हो गया 4 कॉस ओमेगा टी वाला एरो। आ रही बात समझ में? अब दो एरो से इन दोनों को रिप्रेजेंट हमने कर दिया है। इनका रिजल्टेंट चाहिए, यानी कि वेक्टर एडिशन से सोल्व करना है रिजल्टेंट, यानी कि दो वेक्टर ये हैं, एक का वैल्यू 3 है, एक का वैल्यू 4 है, वेक्टर एडिशन करके रिजल्टेंट मिलेगा। तो बताइए एडिशन वाला जो आएगा बीच में आएगा कहीं इधर उधर आएगा, बीच में किसी एंगल पर आ जाएगा, तो यानी कि इनका रिजल्टेंट यहां कहीं आएगा। तो इस रिजल्टेंट की जो वैल्यू होगी, जिसे हमने पहले आर से, पीक वैल्यू आर से, तो आर से रिप्रेजेंट करेंगे इसके रिजल्टेंट को हम। किससे रिप्रेजेंट करें? आर से, इसकी पीक वैल्यू को। अब ये कैसे फाइंड करें हम? तो इसके बारे में यूं कह सकते हैं हम कि ये यहां तो आएगा, लेकिन वेक्टर एडिशन कंसेप्ट से आएगा ना। ये तो वेक्टर एडिशन कंसेप्ट हम क्या कहते हैं कि एक, मतलब ये टेल, ये हेड, तो टेल और हेड ऐसे अरेंज करना पड़ेगा ना, मतलब यहां पर कुछ इस तरह से हमें बनाना पड़ेगा इसको। ये 3 है तो ये 4 होगा। फाइनली ये है एरो, आपका आर वाला एरो, 4 वाले को यहां शिफ्ट कर दिया, तो ये एंगल क्या आ गया, फाई सपोज, या थीटा जो भी कहा जाए। तो फाई कितना होगा, 10 फाई कह सकते हैं क्या आप? कितना आएगा, 4/3, यानी कि फाई इक्वल टू 53 कहते हैं, 10 × 4/3 कह सकते हैं। अब इस आर को साइन कोस की फॉर्म में, मतलब इस साइन की फॉर्म में लिखना चाहता हूं आर को, इस आर को लिखना चाहते हैं साइन की फॉर्म में। पता क्या लिखा जाएगा, आर, मतलब आर क्या, ये एक्स है एक तरह से, ये एक्स मिला ना, मैं ये फाइनल x3 मिला, ये क्या मिला, x3। इसको, अच्छा ये क्या है, इसको बोलिए साइन या कोस क्या है ये? मतलब पूरा बोलो, ये वैल्यू 3 है ना इसकी, तो क्या है 3 साइन ओमेगा टी, ये क्या है, और ये एंगल है फाई, तो इसके बारे में बोलो ये क्या है।
इसकी लेंथ किसके बराबर? आर के बराबर। अच्छा आर कहां से फाइंड करेंगे? जो आर ही बता दीजिए। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितना आ गया? 5। आर की वैल्यू 5, यानी कि ये 5 वैल्यू है। ये कितना वैल्यू? 5। अब इसको बताना है साइन की फॉर्म में। साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि ये तो साइन ओमेगा टी वाला ही है, और इससे कितना एंगल? 5 एंगल। 5 एंगल पर ये है, 5 एंगल ऐड हो जाएगा इसमें, और तब जाके यहां पहुंचेंगे अपन। तो ये जो x3 आएगा ये बन जाएगा r साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये बन रहा है इसके अकॉर्डिंग। समझ पा रहे हैं यहां पर कि ये 3 साइन ओमेगा टी है। अब कोई सोच सर आपने यहां 3 क्यों नहीं लिखा? 3 तो इसकी लेंथ के अकॉर्डिंग लिखा गया है, इसकी लेंथ तो अलग है ना, इसकी लेंथ तो 5 के बराबर, तो 5 से लिखेंगे। बस साइन का जो प्लस एंगल किया है वो इस 5 के बेसिस पे किया है, कि ये साइन को रिप्रेजेंट करा तो ये साइन ओमेगा टी प्लस 5 को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 4 cos ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 3 साइन ओमेगा टी, और ये 5 साइन ओमेगा टी प्लस 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और 5 का वैल्यू पता ही है, आर का वैल्यू कितना? 5 है। तो 5 साइन ओमेगा टी प्लस कितना? 5 का वैल्यू अगर आपको पता है एग्जैक्ट, कितना बताया था अभी आपने? 53 डिग्री। तो ये आ गया फाइनल इसका आंसर। मतलब इससे एकदम एक्यूरेट वैल्यू ये कम मैथमेटिक्स से फाइंड कर सकते हैं। तो दोनों से एक ही काम हमने किया है। यहां पर ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने पड़ी, यहां पर कम मैथ्स आया है। तो एक बार अप्रोच समझ में आने के बाद बहुत इजी है, अभी क्वेश्चन आप करेंगे तो काफी इजीली हो जाएगा। तो ये दोनों तरीके से इसको जान लिया है, क्योंकि आगे इन इक्वेशन की जरूरत पड़ने वाली है। तो एक बार समझ लिया, बार बार इतना काम नहीं करना पड़ेगा। तो यहां तक कोई डाउट हो तो बता दीजिए। अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो 6 साइन ओमेगा टी, और दूसरा हो प्लस 8 कोस ओमेगा टी, तो सर आंसर तो याद ही है। ये 3 है तो इस 3 की जगह 6 हो जाएगा, यहां बनेगा साइन ओमेगा टी वाला। और दूसरा क्या था? 8 कोस ओमेगा टी, तो 8 लेंथ उसकी जाएगी, कोस ओमेगा टी यहां रहेगा। तो एक एरो इधर एक एरो इधर बनेगा, दोनों का वेक्टर एडिशन करेंगे तो फिर ये 10 वाला ऐसे बनेगा यहां पर। अब कुछ ही सोचते सर कुछ एंगल अलग ही आ रहा हूं, यहाँ तो 90 डिग्री था, सोल्व कर लिया हमने, किसको यहाँ शिफ्ट कर दिया। तो एंगल ऐसे ही दिया जाएगा ताकि सोल्व कर सके अपन। कोई भी ऐसा एंगल नहीं होगा कि सोल्व नहीं कर पाए। वेक्टर एडिशन तो यही होता है कि सर्टेन एंगल के लिए तो वेक्टर को सोल्व करते हैं, 30 डिग्री होता है, 60 होता है, 90 होता है, उनके लिए सोल्व किया था। थोड़ी कुछ भी वैल्यू दे दिएगा। तो x3 में हमने ये किया कि जो दो अलग अलग फंक्शन थे, पीरियोडिक फंक्शन, हार्मोनिक फंक्शन, उन दोनों का रिजल्टेंट एक नया फंक्शन फाइंड किया, और नया फंक्शन फाइंड करके फिर उसके लिए हमने पीक वैल्यू को समझा कि पीक वैल्यू कितना मिला? 5 आ गया। तो ये लिख देता हूं मैं 5। अच्छा ये जो x2 था, क्या इसको सिंगल फंक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते थे क्या हम? x2 को जैसे यहां पर ये 2 था, इन दोनों का सम, वेक्टर सम किया, ऐसे फेजर डायग्राम बनाया, इसका नहीं बना सकते क्या? इसमें तो एक ही पीरियोडिक फंक्शन है, ये तो पीरियोडिक फंक्शन की फॉर्म में नहीं है, तो वेक्टर एडिशन की तरह काम में नहीं ले पाएंगे इनको। तो ये दोनों पीरियोडिक फंक्शन होने की वजह से इन दोनों को अलग अलग एरो से रिप्रेजेंट करके फिर वेक्टर एडिशन किया गया। दोनों का एडिशन हो रहा है यहां पर। सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखो माइनस, तो माइनस वाला एरो लगा देंगे, माइनस जैसे यहां होगा ना -4 कोस ओमेगा टी, तो माइनस वाला एरो फिर काम में लिया जाएगा, माइनस कोस वाला। अच्छा इसमें क्या करेंगे? 60 आएगा। अच्छा एक बात और आती है, x3 वाले में कुछ कोई दिक्कत आती है कि जिनको पहले से अप्रोच पता है तो उस डायरेक्शन में सोचते नहीं है, लेकिन जो ऐसा क्वेश्चन पहली बार देखते हैं वो क्या दिमाग लगाते हैं, सर आपने पीक वैल्यू पूछा है, तो सर इसका पीक वैल्यू 3 है, इसका 4 है, 4 और 3 7 हो गया। इसका पीक वैल्यू 3 है, इसका पीक वैल्यू 4 है, तो 7 हो गया। तो ऐसा क्यों नहीं होगा वास्तव में? क्योंकि जब ये 3 है ना तब ये 4 है ही नहीं। आ रही बात समझ? जब ये 3 तब ये 4 नहीं है, तो इसलिए वो 7 वैल्यू कभी मिल ही नहीं पाएगा हमें।
जब ये 4 उस टाइम ये 3 नहीं है तो वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए ये तरीका है कि फेजर डायग्राम बना करके हम इजीली फाइंड कर पाए, या सिंगल फंक्शन की फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर फाइंड कर पा रहे हैं। इसको देखिए जरा, इसको भी सिंगल फंक्शन की फॉर्म में बना देंगे हम, तो ये हो जाएगा क्या, 60 इंटू 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी, ये हो गया 60 साइन 2 ओमेगा टी। तो अब ये साइन 2 ओमेगा टी एक फंक्शन बन गया। हाँ, इसकी फ्रीक्वेंसी डबल होगी, लेकिन हुई नहीं फ्रीक्वेंसी। यहां x3 जो बना उसकी फ्रीक्वेंसी में चेंज आया कुछ, इसकी तो ओमेगा ही है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी डबल हो गई है। हालांकि फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा जा रहा है यहां पर, यहां तो पीक वैल्यू की बात हो रही, बट देखने से पता लग रहा है कि फ्रीक्वेंसी डबल है इस फंक्शन की, और जो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 60 आ गया इसका। ब्रेक का टाइम कब होता है? हो गया, मुझे आता ही बोलेंगे हो गया, 8:15 पे होता है ना। दो क्वेश्चन हो जाएंगे फटाफट अभी अब। अगला क्वेश्चन लिख दिया मैंने। कितना आ रहा है? 120 आ रहा है, कंफर्म? क्योंकि साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मैक्सिमम वैल्यू 1 ही आएगा, तो इसका तो मैक्सिमम 1 ही है, यानी कि एक्स पीक जब मिलेगा हमें तो 120, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी इसका जो मैक्सिमम वैल्यू है ये 1 ही तो है, इसलिए एक्स जो पीक होगा वो 120 के इक्वल ही आएगा। फोर रूट 2 प्लस 4, कुछ तो ढंग से समझ भी नहीं पाया कि क्या क्वेश्चन लिखा सर आपने, और कुछ आंसर ही बताए जा रहे हैं। देखिए क्या करना है इसमें, पहले तो यहां पर, अच्छा इससे पहले सबको समझ में आएगा ना, 120 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, इसमें क्या है, ये पीरियोडिक फंक्शन है अलग अलग, तो इनका एडिशन से रिजल्टेंट एक्स कोई फंक्शन बन रहा है, ठीक है। तो वो नया रिजल्टेंट फंक्शन क्या होगा, उसे सिंगल साइन की फंक्शन की फॉर्म में अगर फाइंड करना चाहें, तो जैसे थोड़ी देर पहले अपने ये मेथड समझा है, इस मेथड की ही बात हम यहाँ पर करने वाले हैं। इन तीनों को 3 एरो से रिप्रेजेंट करके उनका रिजल्टेंट फाइंड कर सकते हैं, तो उसे एक सिंगल फंक्शन साइन फंक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो अच्छा, यहां जो ये 4 इक्वेशन लिखी है ना हमने, ये चारों स्टैंडर्ड इक्वेशन है, आगे भी इनके लिए बात करेंगे, एवरेज वैल्यू, पीक वैल्यू, आरएमएस वैल्यू, मतलब पीक की तो बात होगी, एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू की। तो इनकी खासियत देख लें एक बार, ये सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में है, ये दो फंक्शन है साइन प्लस कोस, इनको भी सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में बना पा रहे थे हम, मतलब सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं, ये भी सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिखा गया है। तो 1, 3 एंड 4 ये सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो इनको सोल्व करने का एक अलग ही तरीका है कि जो सिंगल साइन फंक्शन की फॉर्म में बनाने के बाद जो आगे लिखा होता है वही पीक वैल्यू कहलाता है, और इसी तरह से आगे भी सोल्व करना आसान रहेगा कि एवरेज फाइंड करना इन तीनों के लिए आसान रहेगा, आरएमएस फाइंड करना आसान रहेगा। ये अलग है थोड़ा सा, तो इसमें हर टाइम पे अलग अलग अप्रोच लगाएंगे कि एवरेज फाइंड करना तो क्या करें, पीक के लिए क्या, पीक में तो सीधा देख लिया अपन ने कि इसका मैक्सिमम और ये मैक्सिमम का सम करने से 7 आ गया। अच्छा, इसकी बात कर रहे थे अपन, तो इसमें ये फेजर डायग्राम बना देते हैं।
4 साइन ओमेगा टी, ये तो बन गया 4 साइन ओमेगा टी वाला, क्योंकि साइन ओमेगा टी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये साइन ओमेगा टी के लिए है और ये कॉस ओमेगा टी के लिए, लेकिन एरो की लेंथ 4 के अकॉर्डिंग। अगला क्या है, 4 कॉस ओमेगा टी। फिर एक और है ये 45 डिग्री पर, ये भी 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये किसके लिए, 4 साइन ओमेगा टी। ये किसके लिए, 4 कोस ओमेगा टी। और ये 4 साइन ओमेगा टी प्लस 45। 3 एरो बना दिए, 3 वेक्टर बना दिए, तीनों का रिजल्टेंट फाइंड करना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड करना तो आसान ही तो है हमारे लिए, है ना आसान। ये 4 है और ये 4 है, कितना आ गया, 4√2 आ गया इन दोनों का। एकदम बीच में जाएगा, 45 डिग्री पे जाएगा, और दोनों सेम डायरेक्शन में, तो क्या आ गया, 4 + 4√2, यानी कि रिजल्टेंट आ गया 4 + 4√2, इस एरो की लेंथ। अगर इस रिजल्टेंट वाले को ही एक इक्वेशन की फॉर्म में लिखना चाहें, कि एक नई इक्वेशन क्या बनेगी, जैसे यहां तो अलग अलग फंक्शन की फॉर्म में, थिंक कर पा रहे हैं आप लोग, बोलिए। अगर x नया लिखो क्या बनेगा, यानी कि r साइन ओमेगा टी प्लस 45। तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 + 4√2 साइन ओमेगा टी प्लस 45, क्योंकि 45 एंगल है यहां पर, इसके लिए कुछ अलग होता तो अलग लिखा जाता है यहां पर। सबको आ गई ना बात समझ में। तो इस तरह से ये इसका रिजल्ट भी आ गया है, रिजल्टेंट इक्वेशन मिल गया है। तो जैसे डिमांड हो वैसा हम सोल्व कर सकते हैं। अगला हेडिंग है एवरेज वैल्यू। नेक्स्ट पर एवरेज वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू के बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू। निधि कुमारी, महक बागड़ी, सोनल मंगल क्लास काउंटर पर संपर्क करें।